अब हम हैं चैप्टर 2 के सेकंड पार्ट में। चैप्टर 2 है हमारा थ्योरी एंड कंसेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। सो अगर हम यहाँ लास्ट टॉपिक देखें तो हमने पढ़ा था टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि जो टेलर है वो फंक्शनल फोरमैनशिप को सपोर्ट करते हैं, मोशन के बारे में बात करते हैं, स्टडी टाइम स्टडी, पीस रेट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ठीक है। बेटर वेजेस फॉर बेटर हारमनी के लिए। तो ये टेक्निक्स को वो क्या कहते हैं, मेंटल रेवोल्यूशन। ठीक है। मैं पिछले वीडियो से कनेक्ट कर रहा हूँ। ये टेक्निक सिर्फ तरीका नहीं, मेंटल रिवोल्यूशन है। मालिक और मजदूर दोनों की सोच बदलो, लड़ाई नहीं, दोनों मिलकर अमीर बनो। टेलर के 3 चेले। ठीक है। एच एल गैंट, हैबिट ऑफ इंडस्ट्री, परजोर गंथ चार्ट बनाया। एच एल गैलेंट ये चेले हैं, इनके डिसाइपल है। हैबिट ऑफ इंडस्ट्री इन्होंने लिखा। गिलबर्ट फ्लो प्रोसेस चार्ट इन्वेंट किया इन्होंने। मोशन इन स्टडी का बाप गिलबर्ट फ्लो चार्ट इन्वेंट किया। फिर है एम एल कुक, टेलर के प्रिंसिपल को गवर्नमेंट में लाया। साइंटिफिक मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट, ये चीज़ एम एल, ये 3 डिसाइपल है। और टेलर का क्रिटिसिज्म भी होता है। साइमन एंड मार्च का अटैक, ये दोनों अटैक करते हैं टेलर पे। हर्बर्ट साइमन कहते हैं और जेम्स मार्च ने बोला ये तो साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, मतलब सिर्फ शरीर देखा, मन और समाज नहीं। कहते हैं इकोनॉमिक रिवार्ड ही काफ़ी है प्रोडक्शन के लिए। सोशल साइकोलॉजिकल मोटिवेशन को माना ही नहीं। सिर्फ शरीर देखा, मन और समाज नहीं। कहते हैं इकोनॉमिक रिवार्ड ही काफ़ी है प्रोडक्शन के लिए। सोशल और साइकोलॉजिकल मोटिवेशन को माना ही नहीं। टेलर ने इंसान को पैसा वाला रोबोट समझा, इज्जत गुरु फीलिंग भूल गया। ये मिस्टेक हुई कि इस पे साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर को क्रिटिसिज्म करते हैं ये लोग, साइमन और मार्च। फिर आती है रैशनल चॉइस थ्योरी। इसका यहाँ पर क्या है, रैशनल चॉइस थ्योरी अक्सर भी सेल्फिश है। ठीक है। यहाँ पर ये बात हो रही है। फंडा क्या, इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल पर फोकस करो। एक इंडिविजुअल का इकोनॉमिक बिहेवियर कैसा है उस पर फोकस करते हैं। इसका फंडा ये है रैशनल चॉइस थ्योरी। कोई भी इंसान की रैशनलिटी क्या हो सकती है उसकी चॉइसेस को लेकर के। हर इंसान रैशनल है, अपने फ़ायदा मैक्सिमाइज करेगा। ठीक है। फिर आरसीटी के 3 बम, रैशनल चॉइस थ्योरी के। देखो इसके बाप कौन है, रैशनल चॉइस थ्योरी के विंसेंट ओस्टरमन, इनका अर्ली रेफरेंस रहता है। ठीक है ना। सपोर्टर कौन कौन से है इस पे, रैशनल चॉइस थ्योरी के, जेम्स बोचनान, गॉर्डन टुलोक, विलियम ए निस्कनेन, विलियम सी माइक मिचेल, एंटोनी डॉन्स। और रैशनल चॉइस थ्योरी के 3 बॉम है। पहला, सिटीजन की चॉइस, सोशल गुड कैसे बनता हो बटेगा, उसका बेस जनता क्या चाहती है उसी से स्कीम बनाती है। सिटीजन की चॉइस से स्कीम बनता है। ब्यूरोक्रेसी सेल्फ सीकिंग है। निष्कानीन डाउन टुलुक्स बोले, अफसर जनता की सेवा नहीं अपनी पावर को मोनोपली चाहता है। बजट बढ़ाओ, काम काम कम करो। ठीक है। ब्यूरोक्रेसी सिर्फ सेल्फ सीकिंग एजेंसी है। ब्यूरोक्रेसी पब्लिक वेलफेयर का मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ अपना देख रही है। ये 3 बातें आते हैं आरसीटी के रैशनल चॉइस थ्योरी। ठीक है। फिर है निष्कानन के 4 स्टेप। ब्यूरोक्रेसी को सिटीजन फ्रेंडली बनाओ। ब्यूरोक्रेसी को सिटीजन फ्रेंडली कैसे बनाओ, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ओवर ब्यूरोक्रेसी। मंत्री और सांसद लगाम कसे किनके ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। प्रमोटिंग कंपटीशन इन डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, सरकारी प्राइवेट दोनों स्कूल चले। ठीक है। प्रमोटिंग प्राइवेटाइजेशन एंड कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब, ठेका प्रथा, पीपी लाओ। मोर इन्फॉर्मेशन फॉर पब्लिक बेनिफिट, आरटीआई जैसा सब खुला बोलो। ठीक है। ये यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। अब आरसीटी का बाप कौन है, रैशनल चॉइस थ्योरी का बाप कौन है, इकोनॉमिस्ट मानते हैं कैपिटलिज्म और मार्केट है। रैशनल चॉइस थ्योरी कहाँ पर काम आएगी, कैपिटलिज्म मार्केट में आएगी काम, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन ज़्यादा है तो रैशनलिटी काम ज़्यादा आएगी। इकोनॉमिक जनता को सर्विस देने के लिए बेस्ट है। रिजल्ट क्या हुआ, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल चॉइस थ्योरी।
न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, सरकार को कंपनी की तरह चलाओ, प्रॉफिट, एफिशिएंसी, कस्टमर, ये 3 चीज़ें फ़ायदे होंगे। अब तीसरा आ गया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखो एक तो यहाँ पर ये था न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, अब यहाँ पर आ गया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 1968 की क्रांति, नाम किसने दिया? फ्रैंक मरीनी ने अपनी बुक टुवर्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मुनोब्रुक पर्सपेक्टिव 1971 में दिया था। जन्म कब हुआ? फर्स्ट मुनरो कॉन्फ्रेंस 1968 में हुआ, ठीक है। उसके बाद उनकी फ्रैंक मरीनी की बुक आई न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1971 में, ठीक है। गॉडफादर कौन है? ड्यूल्ट वर्डलो, उसका आर्टिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम्स ऑफ टर्बुलेंस 1968 में निकला था, ठीक है। एनपीए क्या है? न्यू पब्लिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, क्या नहीं है? साइंस और ऑब्जेक्टिव पे फोकस नहीं करता। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस और ऑब्जेक्टिव पे फोकस नहीं करती है। तो एनपीए क्या है? पॉलिटिकल वैल्यू पर स्ट्रेस देती है, ठीक ना। 4 तरह के नेशनल कहते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नारे हैं: इक्विटी, सोशल जस्टिस, चेंज, कमिटमेंट। फोकस क्या है एनपीए का? रिलेवेंस एंड क्लाइंट ओरिएंटेशन, किताबों से नहीं, गरीब के क्लाइंट बनकर सोचो, परेशान जनता के लिए रिलेवेंट होना चाहिए। रॉबर्ट गोलम्बिस्की के 3 फीचर्स हैं यहाँ पर। एंटी पॉजिटिविस्ट, समाज को लैब की तरह मत नापो, फिजिक्स के फॉर्मूले यहाँ नहीं चलते। इन्होंने ये कहा। एंटी टेक्निकल, सिर्फ तकनीक से काम नहीं चलेगा, वैल्यू चाहिए समाज को समझने के लिए। एंटी ब्यूरोक्रेटिक, लाल फीतेशाही के खिलाफ, अफसर नहीं सेवक बनो, तब तुम्हें समझ में आएगा रैशनल चॉइस थ्योरी के बारे में, या तो रैशनल चॉइस। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 फीचर से भापो। ओरिजिन एनपीए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ओरिजिन क्यों आया? एनपीए साइंटिफिक मेथड के खिलाफ नहीं है, पर साइंस और वैल्यू दोनों चाहती है। कारण, वियतनाम क्राइसिस हुआ, कोल्ड वॉर हुआ, सिविल राइट्स मूवमेंट हुए, तो यहाँ पर क्या है? साइंस और वैल्यू की कमी थी। जब अमेरिका में युद्ध और आंदोलन हो रहा था तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने पूछा, हम किसकी सेवा कर रहे हैं? पब्लिक की कि सरकार की? यहाँ पर कन्फ्यूज़न पैदा हुआ। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस का पोस्ट बिहेवियरलिज्म है, ठीक है। 2 इवेंट जिसने एनपीए को जन्म दिया: दी हनी रिपोर्ट ऑन हायर एजुकेशन फॉर पब्लिक सर्विसेज 1967 में ये रिपोर्ट आया, इसके चलते न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आई। फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस 1967 में हुआ था, जिसको प्रेसिडाइड किए थे जेम्स सी चार्ल्सवर्थ। यहाँ से जन्म हुआ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन के, जो भी आप रिवाइज करना, ये है पार्ट 2 चैप्टर 2 का।